ध्यान दें, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें आप लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रिलेशन बिटवीन के एंड टी। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ से आप देखें ये ए है और ये रिएक्टेंट है और चेंज होता है किसमें, ये बी है प्रोडक्ट में। यहाँ से हो गया रिएक्टेंट और ये देखिए क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। जिस स्पीड से ये टूटेगा उसी स्पीड से बी बनेगा। इसका मतलब इसके टूटने की दर या विलुप्त होने की दर और इसके बनने या उत्पन्न होने की दर दोनों समान होगी। इस तरह से आप पाएंगे तो हमें पढ़ना है अभिक्रिया की दर। तो इसमें आप पाएंगे धीरे धीरे इसकी सांद्रता घटती है और धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ती है, लेकिन जिस स्पीड से ये घटेगा उसी स्पीड से बढ़ेगा, अर्थात दोनों की जो दर है अभिक्रिया की वो समान होगा। तो अभिक्रिया की दर को हम R से व्यक्त करते हैं। यहाँ से R रेट ऑफ रिएक्शन होता है और ये क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट आयापान, ये हो जाएगा टाइम। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर देखें d/dt एक्टिव मास A और यह बराबर क्या हो जाएगा d/dt एक्टिव मास B, ये प्राप्त होता है। अब साइन की बात करें तो ये की मात्रा धीरे धीरे घटती है और B की मात्रा बढ़ती है। तो B जब बढ़ता है तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी मात्रा घटती है तो इसलिए इसमें माइनस रिप्रेजेंट करते हैं और ये फार्मूला बनता है आपका R = अब आप देखें इसकी डिफिनीशन क्या देंगे। इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देखें क्या होता है। सपोज करें कि कोई अभिकारक या उत्पाद dx सांद्रता को चेंज होने में dt टाइम लगता है। ये बहुत ही सूक्ष्म समय है और सूक्ष्म ये सांद्रता है चेंज। यहाँ पर आप देखेंगे अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन dx सांद्रता परिवर्तन होने में अगर dt समय लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन R = हो जाता है dx/dt और ये फार्मूला बनता है, ये हो जाएगा R = अब यहाँ से एक परिभाषा हम निकालेंगे। सपोज करें कि अगर हम यहाँ से, और ये हो गया R = dx/dt, यूनिट की बात करें तो ये मोल पर लीटर है और ये टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। टाइम को अगर हम सेकेंड करते हैं तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ से हम डिफिनीशन निकालना है। अगर हम dt बराबर क्या कर दें, 1 सेकेंड ले लें तो यहाँ से देखें dt = 1 सेकेंड। जब dt = 1 सेकेंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, देखें यहाँ से R = हो जाएगा dx। एक फार्मूला आपको बनता है, यहाँ से हम डिफिनीशन निकालेंगे।
अब देखें क्या होता है, dx क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है। r क्या है, अभिक्रिया की दर बराबर होती है कब, जब समय क्या हो, इकाई हो या 1 सेकेंड हो। अब इसके अनुसार परिभाषा देखें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की जितनी सांद्रता परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की जितनी सांद्रता इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की जितनी सांद्रता परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है R जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो ये 3 फैक्टर मुख्य रूप से कार्य करते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर और कैटेलिस्ट। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर क्या होता है, देखें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच टक्कर जो होता है, कोलिजन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका वेग भी बढ़ जाता है। अब कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, देखें जब कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एक फैक्टर और है, अगर सारी स्टेट में कोई है अभिकारक, अगर उसको चूर्ण बना दिया जाता है तो उस स्थिति में भी अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। तो ये 2 टॉपिक पढ़े, अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो 2 प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसमें पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर क्या होती है, यहाँ से आप देखें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये पॉइंट है, T1 टाइम बाद जो है इसका कंसंट्रेशन K1 हो जाता है, T2 टाइम बाद जो है ये कंसंट्रेशन K2 हो जाता है। और इस समय अंतराल में आप देखें सांद्रता कितनी परिवर्तित होती है, A1 से A2 और समय T1 से T2 हो जाएगा। यहाँ से आप देखें हम सांद्रता परिवर्तन की बात करें तो एक्टिव मास A2 माइनस एक्टिव मास A1 आयापान, उसमें लगा जो समय है तो लगा समय कितना है, तो T2 माइनस T1, और इसी के अनुपात को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RA भी बोलते हैं या स्मॉल r भी लिख सकते हैं, या RA भी यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय का अनुपात। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, और यहाँ से कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं REB इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है रिएक्टेंट के लिए, और यहाँ से हो जाएगा डेल A अपॉन डेल T, और इसे कहते हैं औसत अभिक्रिया की दर। अब यहाँ से आप देखें यह A1 है और इसमें A2 क्या है, A1 क्या हो जाएगा, A1 का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1। इसी तरह से A2 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम हो जाएगा T2 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे डिफिनेशन इसकी क्या होगी, तो एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे
के अनुपात को औसत अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे RAB से प्रदर्शित करते हैं और ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। एक बार और देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को औसत अभिक्रिया की दर कहते हैं। ध्यान दें, दूसरा जो होता है इसमें क्या होता है, तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग या इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से आप देखेंगे A है, प्रोडक्ट क्या है B है, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन A1 तथा T2 टाइम पर कंसंट्रेशन A2 है। इस अभिक्रिया में आप पाएंगे किसी निश्चित बिंदु पर अगर हम निकालते हैं तो जो किसी निश्चित बिंदु पर जो अभिक्रिया की दर प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब आप पाएंगे यहाँ से देखें कि R बराबर हमने प्राप्त किया था क्या, माइनस डेल A, यहाँ से देखें अपान डेल T। अगर हम इसी को लिमिट ले लें और लिमिट ले लें अर्थात इसमें डेल T टेंस टू 0 कर दें। डेल T टेंस टू 0 का मतलब या तो ये बिंदु इस पर आ जाए या ये बिंदु इस पे आ जाए या दोनों किसी एक बिंदु पर आ जाए, अर्थात एक निश्चित बिंदु पर या एक निश्चित समय पर आ जाता है और उस कंडीशन में आप पाएंगे ये हो जाता है माइनस डी अपान dt और एक्टिव मास ये हो जाता है। तो ये था आपका अभिक्रिया और इससे हम करते क्या है, R यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और यह बराबर होता है माइनस डी अपान dt, एक्टिव मास ये होता है। ये था आपका इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तत्क्षणिक वेग। अब आप डिफिनीशन देखें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित बिंदु पर या निश्चित समय पर जो अभिक्रिया की दर प्राप्त होती है उसे हम तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु पर या निश्चित समय पर अभिक्रिया का दर प्राप्त होता है उसे तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे R इंस्ट लिखते हैं और ये बराबर अर्थात इन दोनों का जो इंटरवल है वो 0 हो जाए, अंतर 0 हो जाए। 0 तभी होगा जब दोनों अभिक्रिया किसी एक बिंदु को इंडिकेट करेगी, अर्थात उस कंडीशन में हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। डिफिनीशन एक बार और देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित बिंदु या समय पर जो अभिक्रिया की दर प्राप्त होती है उसे तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ध्यान दें, एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे होता क्या है, N2 का एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से क्रिया करता है। इसका मतलब जब तक ये अणु क्रिया करेगा तब तक ये 3 अणु क्रिया करेगा। इसका मतलब यह है कि इसकी जो अभिक्रिया की दर होगी इसके 3 गुना जो है वह हाइड्रोजन की अभिक्रिया की दर होगी। तो इसलिए अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त होता है। हाइड्रोजन भी क्या होता है, विलुप्त होता है और अमोनिया क्या होती है, उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में अमोनिया बनती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन धीरे धीरे विलुप्त होते हैं। तो जो नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर है, हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर है और अमोनिया को उत्पन्न होने की दर को निकालते हैं। N2 3H2 gives out 2NH3
इस केस में क्या होता है, ये दोनों विलुप्त होंगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बराबर माइनस डी अपॉन dt N2 हो जाएगा। और ये 3 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया। अब अमोनिया बनती है तो यहाँ से लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, यहाँ से लिखेंगे अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा 1/2 एक्टिव 1/2 डी अपॉन dt एक्टिव मास NH3 हो गया। इसका मतलब ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि जिस स्पीड से चल रही सब बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt एक्टिव मास N2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी अपॉन dt एक्टिव मास H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी अपॉन dt एक्टिव मास NH3। ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में होगा क्योंकि उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। और इस एग्जाम्पल के लिए ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देती है। तो इसमें क्या होता है, इनकी मात्राएं धीरे धीरे कम होती है, विलुप्त होती हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है बनाती है। तो इसमें आप देखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 और यह बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस होगा 1/2 होगा डी अपॉन dt एक्टिव मास SO2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के लिए यहाँ से यह हो जाएगा O2 बराबर माइनस डी अपॉन dt और एक्टिव मास O2 हो जाएगा। लेकिन बन क्या रहा है SO3, तो यहाँ से अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 और यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1/2 और डी अपॉन dt एक्टिव मास हो जाएगा SO यहाँ से हो जाएगा 3। अब इसके बाद इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 डी अपॉन dt एक्टिव मास SO2 और यह इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt एक्टिव मास O2 और इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/2 डी अपॉन dt एक्टिव मास SO3। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ध्यान दें, अब हमें पढ़ना है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। सपोज करें कि यह एक कोई रिएक्टेंट है और चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम लगाते हैं यह क्या होता है, R प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्टिव मास के। और आगे बढ़ते हैं तो R इज इक्वल टू K हो जाता है, एक्टिव मास K हो जाता है और ये आपका समीकरण प्राप्त होता है जिसमें एक नया कांस्टेंट मिलता है क्या, K, और इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेटेड कांस्टेंट। अब इसके बाद यहाँ से और आगे बढ़े देखें, अगर इस एक्टिव मास A का मान 1 कर दें तो यहाँ से क्या समीकरण मिल जाएगा, यहाँ से देखें इफ एक्टिव मास इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा मोल पर लीटर, यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, R बराबर K। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और अभिकारक की सांद्रता अगर इकाई हो जाए, यूनिटी हो जाए, जो वेग प्राप्त होता है उससे अभिक्रिया का वेग। अब इसकी परिभाषा देखें क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग जो प्राप्त होता है उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता इकाई होने पर
अभिक्रिया का जो वेग प्राप्त होता है उसे वेग स्थिरांक कहते हैं और इसे k से प्रदर्शित करते हैं। अब आप पाएंगे यहां से आप देखें यह अभिक्रिया है, अगर अभिक्रिया और आगे बढ़ जाती है यहां से m a है आप प्लस n b है और ये चेंज होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो उस समय क्या हो जाएगा, तो R = K एक्टिव मास A के पावर m और एक्टिव मास B के पावर n प्राप्त होता है। इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन जो है ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, यानी यूनिट चेंज किसकी होगी, K की। तो अब यूनिट की बात करें हम तो यूनिट में पाएंगे कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वह स्थिर मतलब निश्चित नहीं होता है, यह अभिक्रिया के बदलने के साथ साथ उसका वेग स्थिरांक का मान भी बदल जाता है। तो अब आप देखें यहां से हम यूनिट इसकी निकालेंगे, यूनिट के लिए क्या करते हैं हम देखें, यूनिट्स में क्या होता है, ये R बराबर था और हो गया K, मान लीजिए कई अभिकारक है या ये कई है इसमें तो पावर हमने कर दिया क्या, K। अब इसके बाद यहाँ से K बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा R एक्टिव मास A के पावर n। इसको सॉल्व करें यूनिट में तो R का मात्रक क्या होता है, तो मोल पर लीटर और यहाँ से हो जाएगा सेकेंड इनवर्स अपान हो जाएगा, यहाँ से आप देखें मोल पर लीटर के पावर हो जाएगा n। और इस कंडीशन में आप देखेंगे यह ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर हो जाएगा 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब K का मान जो है यहाँ से निकालते हैं, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात इसमें आप पाएंगे कि अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग वेग स्थिरांक K का मात्रक होता है। अब इस कंडीशन में आप देखें नंबर 1 अगर जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस समय अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 0 और उस अवस्था में K बराबर क्या होगा, जब n बराबर 0 हो जाएगा तो उस समय इसकी यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स प्राप्त होगी। इसी तरह से दूसरे नंबर पर देखें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, K बराबर देखें जब n बराबर 1 तो 1 - 1 0 ये 1 हो गया। इसका फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन केवल क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। थर्ड केस देखें यहाँ से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा तो K बराबर यहाँ से देखें K बराबर जब यहाँ n बराबर -2 तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में मोल पर लीटर के पावर -1 और सेकेंड इनवर्स होता है। एक और देखें चौथे नंबर पर थर्ड ऑर्डर, यहाँ से आप देखें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में n बराबर 3 हो जाएगा तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें जब 3 रखेंगे तो 1 - 3 -2 अर्थात हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर -2 और इंटू हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इस तरह से अलग अलग अभिक्रियाओं में वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग प्राप्त होता है। ध्यान दें ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक का मतलब ये होता है कैसे निकाला जाता है। तो अभिक्रिया जो आगे बढ़ती है यहाँ से आप देखेंगे ये टेम्परेचर है, ये T1 जो है सेंटीग्रेड है और ये टेम्परेचर क्या है T2। ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो T1 टेम्परेचर पर, टाइम नहीं है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड, T1 सेंटीग्रेड है और ये क्या है T2 सेंटीग्रेड है। तो T1 पर वेग स्थिरांक K1 और T2 पर क्या है वेग स्थिरांक K2 है प्राप्त होता है।
तो इस कंडीशन में पाएंगे कि 10 सेंटीग्रेड ताप अंतराल पर 10 सेंटीग्रेड ताप अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। अब आप यहां से आप देखें, यहां से क्या हो जाएगा, साइड में लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखें, यहाँ K है और K हो जाएगा, यहां से आप पाएंगे T प्लस 10 हो गया, यहां से हो जाएगा 80। कितने का अंतर होना चाहिए, 10। अपन भाषा इसको देखें क्या हो जाएगा, ताप गुणांक का 10 सेंटीग्रेड ताप के अंतराल पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। 10 सेंटीग्रेड ताप के अंतराल पर प्राप्त वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। वैसे हम जनरली जो है यहाँ पर हम T1 25 सेंटीग्रेड यूज करते हैं और ये 35 सेंटीग्रेड यूज करते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है K35 अपान K25 और ये अनुपात जो होता है यहाँ पर आप पाएंगे इसका नियरली इक्वल मान जो होता है वो होता है। एक आध दो रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कुछ कम होते हैं चाहे ज्यादा होते हैं, लेकिन जनरली इक्वेशन जो होता है उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान जो होता है 2 होता है। और इससे क्लियर होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर हम 10 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसका वेग जो होता है वह 2 गुना लगभग बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम ताप 10 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसका वेग है वह 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक बार और डेफिनेशन देख रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में के लिए 10 सेंटीग्रेड ताप के अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। इसका सामान्यता मान जो है 2 के बराबर होता है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसका वेग स्थिरांक बढ़ाने पर उसका वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ये था ताप गुणांक। ध्यान दें, वेग स्थिरांक जो होता है वो टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होता है, तो उसमें हम संबंध निकालेंगे। तो यह हो गया आपका रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K एंड T, क्योंकि रेट कांस्टेंट K जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है, फिर टेम्परेचर जो होता है फैक्टर T का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग आर्हेनियस से इक्वेशन, और यहाँ से क्या होता है K इक्वल टू होता है ए के पावर माइनस E A अपॉन RT, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें इसमें क्या क्या है। K इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक। ध्यान दें, इस समीकरण में क्या होता है, K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रिय ऊर्जा, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इसकी हेल्प से हम इसमें रिलेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो
ध्यान दें, k बराबर a पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 था। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखें टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग बेस ई हो जाएगा k इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा लॉग बेस ई इंटू ई हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों देखें समान है, बेस भी और ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या होता है, सब कांस्टेंट है, केवल k और t बचा हुआ है। इसका मतलब देखें कि अगर T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक k1 है और T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक k2 मानते हैं, तो यहाँ से देखें रेट कांस्टेंट k1 and k2, rate constant k1 and k2 और temperature rate constant k1 और k2 और temperature at temperature यहाँ से हो जाएगा T1 and T2 प्राप्त होता है। तब ये देखें दोनों समीकरण क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आप पाएंगे ये पहला समीकरण हो जाएगा लॉग बेस ई k1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन यहाँ से आर t1, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ से देखें लॉग बेस ई k2 इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस हो जाएगा ई ए अपॉन आर t2, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब क्या करें, इस 4 में से 3 को माइनस कर दें, यह हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखें लिख सकते हैं हम इसको लॉग या ई क्या हो जाएगा k2 माइनस लॉग ई k1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये घटेगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे ये है अपॉन आर को कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन t1 माइनस हो जाएगा 1 अपॉन t2। अब इसके बाद और आगे बढ़े, यहाँ से देखें इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा और ये हो जाएगा k2 अपॉन k1 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई ए अपॉन आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अब इसके बाद यहाँ बेस ई है, बेस 10 में बदलना है, तो 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉग बेस 10 हो जाएगा, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे चला जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए अपॉन आर, यहाँ से देखें 2.303 और ये r हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन हो जाएगा t1 t2, और ये प्राप्त होता है वेग स्थिरांक और ताप में संबंध। इस कंडीशन में आप पाएंगे प्राप्त होता है वेग स्थिरांक और ताप में संबंध। ध्यान दें, अगर हम ग्राफ खींचते हैं 1 अपॉन t इधर कर देते हैं और यहाँ पर आप देखें log k कर देते हैं, तो log k करते हैं तो ये आपका इस तरह से जो है कर्व प्राप्त होता है।
अगर हमें इसको स्लोप निकालना है हम इसको इस तरह से बना देते हैं। यह आपका ए बी कर्व हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो इसमें जो स्लोप होता है ये थीटा, तो इसको हम लिखते क्या है, तो यहाँ से आप पाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा ए सी अपान, यहाँ से आप देखेंगे यह हो जाएगा बी सी। और ये टेन थीटा होता है और इसी को आप पाएंगे यहाँ से, यानी इसको बोलते हैं क्या, स्लोप। और स्लोप बराबर कितना होता है, यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू होती है, यहाँ से देखें स्लोप बराबर हो जाएगा यहाँ से ई ए अपान 2.303 आर ये प्राप्त होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ई ए और आर में का वैल्यू निकाल सकते हैं।